Welcome to another part of voice and video over internet protocol. In this session we'll discuss about some protocols and we'll discuss about their architecture. So let's understand about protocol H323. In last part of the session we have discussed that it is based on ITU standards and it uses different type of video codecs like H261, H263 and H264. So let's understand about its activities. Just see. First of all, if we talk about our different network layer different layers of the networking, so here you have application layer, then presentation, session, transport, network, data link and physical. So some protocols have been added here in application part. ये आपकी वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनका काम डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को अलग तरीके के सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, जैसे G711 है, G722 है, G723 है, G723.1 है या G728, G729. So these are different sound related, audio related protocols, and this helps you in compression and decompression of the signal. In the same way, for video we have H261, H263 and similar protocols for video reduction and video reduction of the size of the video, that is compression. In the same way, in presentation we don't have anything extra, in session we don't have anything extra here, but in transport we add some protocols here other than TCP and UDP. यहाँ पे आपके पास आती है RTCP, RAS, RTP. ये आपकी कुछ रियल टाइम प्रोटोकॉल्स होती हैं और इनका काम ये होता है कि जो डेटा आपका एक सिस्टम के लिए आया हुआ है वही डेटा आपको दूसरे सिस्टम पे भी मिले एंड एक साइमल्टेनियसली सबको एक सा वीडियो दिखाई दे, ऐसा ना हो कि वीडियो आगे पीछे दिखे. This helps you in transferring the video in real time. Whatever happening on one side, you can see directly on the other side. Now how communication starts, call setup कैसे होता है. यहाँ पे देखिए we have one sender, one receiver, और you can say there is one who wants to connect. So सबसे पहले आपका जो है कनेक्शन सेटअप होता है. कनेक्शन सेटअप के टाइम में कनेक्शन की एक रिक्वेस्ट दी जाती है विच इज़ नॉट बीन शोन हियर. देन आफ्टर कनेक्शन को रेस्पॉन्ड किया जाता है, यस यू कैन कनेक्ट ऑन टू दिस स्पीड. देन कनेक्शन के बारे में आपको कनेक्शन के सेशन आईडीज़ एंड जो भी उसके डिफरेंट क्रेडेंशियल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं. इसके बाद कैपेसिटी के बारे में बताया जाता है दैट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट चैनल कैपेसिटी. इसको आपका जो है रिसीवर रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है. इसके बाद आपका चैनल कैपेसिटी मालूम हो गई कि किस स्पीड से आप कम्युनिकेट करने वाले हैं वो पता चल गया. देन आफ्टर आपका डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एंड कनेक्शन जो है आपका पूरा सारे कम्युनिकेशन होने के बाद अंत में टर्मिनेट कर दिया जाता है. H323 कॉल सेटअप की बात करें तो इसमें अगर हम डिफरेंट लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले रियल टाइम प्रोटोकॉल स्ट्रीम जो है स्ट्रीम प्रोटोकॉल हमें हेल्प करती है डेटा को रियल टाइम में एंड टू एंड ट्रांसफ़र करने में, ठीक है. सेशन हमारा जो है सबसे पहले मैनेज किया जाता है और उसको फिर सेशन लेयर में स्टोर कर लिया जाता है. दैट इज़ जस्ट टू आइडेंटिफाई द यूज़र.
that if the user is correct or not. देन हमारा जो है डिफरेंट टाइप की सेशन कमांड्स दी जाती हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन ख़त्म होने के बाद अंत में रिलीज़ की रिक्वेस्ट की जाती है और रिलीज़ का कंप्लीशन रिपोर्ट दिया जाता है, यस द सिग्नल द चैनल हैज़ बीन रिलीज्ड। The similar protocol, there is another similar protocol is Session Initiation Protocol, SIP. This is also used for voice over internet protocol and इस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक क्लाइंट एजेंट होता है, एक सर्वर एजेंट होता है। सर्वर एजेंट हमारा जो है क्लाइंट एजेंट को आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ सम URL एंड सम मेल ID। समटाइम्स सिप जो है किसी प्रॉक्सी के बिहाइंड भी रखा जाता है सो दैट ऑल यूज़र्स कैनॉट यूज़, जिसको हम प्रॉक्सी पे अलाउ करते हैं केवल वही यूज़ कर पाए। इसके अलावा हम कुछ रजिस्ट्रार्स यूज़ करते हैं लाइक LDAP और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर और सिमिलर वंस, जो कि स्पेसिफिक नाम को आपके फिक्स कर देते हैं कि यस ये वाले नाम रहेंगे तो सिस्टम लॉगिन करने की परमिशन देगा, या इन यूज़र्स को परमिशन है बाकियों को नहीं है। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट सिप आर्किटेक्चर, सिप आपकी जो है लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट प्रोटोकॉल के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिप की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा एक सर्वर होता है, ठीक है। देयर मे बी सो मैनी सिप प्रॉक्सी सर्वर्स एंड देयर आर सम यूज़र एजेंट्स। कोई भी आपका यूज़र एजेंट जो है वो आपके रेस्पेक्टिव सर्वर से कम्युनिकेट करता है। देयर मे बी अ लोकेशन सर्वर, दैट मीन्स इट इज़ अ लोकल सर्वर फॉर योर एरिया, और देयर मे बी अ कॉमन सर्वर दैट इज़ अ फिक्स सर्वर एट द कॉमन एंड। ठीक है। आप इनसे कम्युनिकेट करने के लिए समटाइम्स प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं, समटाइम्स आप डायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। सो जो भी आपका कनेक्शन है, यूज़र एजेंट आपके सिप सर्वर से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने के बाद उसके पास मैसेज मिल जाता है यस द यूज़र इज़ ऑनलाइन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कनेक्ट बाय अनदर यूज़र। उसके बाद आप अगर सपोज सिप यूज़र एजेंट के तौर पे आपने अगर सॉफ्ट फ़ोन यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी मच लाइक योर मैसेंजर एप्लीकेशंस, तो आप उसके हेल्प से टेलीफोन जैसे नंबर्स डायल कर सकते हैं and then after you can communicate. If you have used IP phones, just pick up the phone and dial the respective number that will allow you to communicate over the network. So in both the ways you can communicate over the network with a less cost with your broadband connection. अगर सिप और H323 के बीच में हम कंपैरिजन करें तो सिप इज़ डिफाइंड बाय IETF while your H323 is ITU-T based on ITU-T standard. So एक आपकी टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिटी की डिफ़ाइन की गई है और दूसरी प्रोटोकॉल आपकी जो है इंटरनेट कम्युनिटी की है। ठीक है। और डिफरेंसेस की बात करें तो सिग्नलिंग के लिए जो है आपका सिप के अंदर हम नॉर्मली डेटा सेंड करते हैं, सब कुछ डेटा के फॉर्मेट में होता है। जबकि अगर हम बात करें H323 की तो इट फॉलोज़ वेरी मच लाइक योर टेलीफोनिक सिग्नल्स and it is using H225 and H323 signaling systems as we have discussed earlier also. अगर हम फीचर्स की बात करें तो फंक्शनैलिटी वाइज या क्वालिटी ऑफ सर्विस वाइज या मैनेजेबिलिटी वाइज इन सभी फीचर्स में करीब करीब दोनों बराबर हैं। If we talk about different type of features, here you see
कॉल रिलेटेड सर्विसेज में कॉल ऑन होल्ड, इफ़ यू आर यूजिंग H323 version 1 you cannot put call on hold, while in version 2 it is possible, in SIP it is possible. Three party conferencing is not possible in case of H323, but in case of SIP it is possible. Multi party conference you can allow. You can on click dial, you can provide in case of both the protocols. क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो इट्स बेटर इन केस ऑफ सिप. रिलायबिलिटी is better in case of H323 version 3 or in case of SIP also. Fault tolerance is much better in case of SIP. If we talk about scalability is less in case of SIP because यहाँ पे क्या है कि आप जितने सर्वर्स यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपकी लिमिट्स डिफाइंड होंगी. और दूसरी बात, अगर आप सिंगल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं जोड़ सकते. जबकि H323 के किसी भी वर्जन के साथ हम बात करें तो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो योर SIP is actually running on IP network. It is basically defined by internet community. That's why it follows your TCP and UDP standards, both the standards. Secondly, IANA is basically providing functional and extendability for this. इसके अलावा आप ऑथेंटिकेशन के लिए जितने मेथड्स यूज़ करते हैं SIP के अंदर करीब करीब सारे पॉसिबल हैं, बट इन केस ऑफ H323 some of them are not possible. रियल टाइम प्रोटोकॉल एंड RTCP, ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं ये आपकी यूज़ की जाती हैं रियल टाइम में कोई भी डेटा ब्रॉडकास्ट करने के लिए या यूनिकास्ट करने के लिए. जैसे RTP आपकी जो है ये यूनिकास्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, and normally audio, video or any kind of simulation data can be multicast with the help of RTP. When we talk about RTCP, it provides you broadcast feature. आप एक से ज़्यादा लोगों को डेटा दे सकते हैं. They can see and they can communicate. They can see the your screen also if you want. They can see whatever you want, let them see. So मल्टीमीडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए we use RTCP. RTP और RTCP के बीच में अगर हम बात करें तो इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि they use UDP and because of this your packet size is smaller. RTP पैकेट्स की बात करें अगर तो here in RTP packet we have first thing called version. It's defined in 2 bits. Then there is your 1 bit for parity, that is P, then X, then CC, then M, PT. All these are basically media related information that defines that what's the size and what is the type. Then comes your sequence number. Sequence number is defining that ये पैकेट नंबर कितना है. Then comes the time stamp. टाइम स्टैम्प डिफाइन करता है कि इसको कब दिखाना है. जैसे अगर बात करें सपोज़ इस समय हम कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ़ सेकेंड्स 1 जन 1970 से अब तक में हुए होंगे वो टाइम स्टैम्प के तौर पे सेंड कर दिया जाएगा. द साइज ऑफ दिस टाइम स्टैम्प इज़ 32 बिट्स. सो दिस गिव्स यू सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन दैट ये कितनी देर बाद दिखाना है. हो सकता है कि आपका वीडियो अगर 2 मिनट डिले चल रहा हो तो आपको 2 मिनट के बाद दिखाई देगा.
इसके बाद आपका आता है सिंक्रोनाइजेशन सोर्स। सिंक्रोनाइजेशन सोर्स आइडेंटिफायर आपका डिफाइन करता है कि डेटा आपको सिंक्रोनाइज कहाँ से करना है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है कि स्पीड मैचिंग करनी है, दैट वॉट एवर डेटा इज़ एक्चुअली बीन ट्रांसमिटेड वही इस समय शो हो। इसके अलावा इसके बाद आपका आता है डेटा। जो भी सिंक्रोनाइजेशन के बाद आपका जो भी डेटा आपको मल्टीमीडिया वीडियोस दिखाने हैं या ऑडियो सेंड करने हैं वो इसके अंदर आएंगे। और इसके बाद कंट्रीब्यूटिंग सोर्स आइडेंटिफायर आएगा जो ये डिफाइन करेगा कि इसमें किस किस सोर्स से आपके पास डेटा आया है। ठीक है, सपोज देर आर 3-4 सोर्सेज, so you can have the identity of each and every source. In case of RTCP, we have somewhat larger packet because it is used for broadcast, so it requires more information with it. RTCP के अंदर सबसे पहले तो वही वर्जन और बाकी आपके मीडिया हेडर्स आते हैं। देन कम्स द लेंथ। लेंथ डिफाइन करता है कि ये पैकेट कितना बड़ा है, मतलब एक बार में कितने ब्लॉक्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, while in case of RTP we are sending 1 block per packet, but in case of RTCP we are sending more than 1 blocks together. Then comes your identity of sender, कौन भेज रहा है इसको। Then comes the time stamp. Time stamp is again the same thing, that is the number of seconds from 1st Jan 1970. इसमें हमारे पास दो तरीके के टाइम स्टैम्प होते हैं, एक होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट का और एक लीस्ट सिग्निफिकेंट का। मीन्स इसमें सबसे पहले वाले का कौन सा टाइम स्टैम्प है एंड लास्ट वाले का कौन सा है, दैट इज़ डिफाइंड। देन आरटीपी टाइम स्टैम्प कम्स। आरटीपी टाइम स्टैम्प जो है आपका आरटीपी वाला टाइम स्टैम्प है, दैट इज़ ये जो इमेज है ये कब दिखाई जाएगी ये डिफाइन किया जाएगा इसमें। इसके बाद आता है आपका सेंडर्स पैकेट काउंट एंड सेंडर्स ऑक्टेट काउंट। सेंडर्स पैकेट काउंट डिफाइन करता है कि सेंडर का ये कौन सा पैकेट है। सेंडर्स ऑक्टेट काउंट आपका डिफाइन करता है कि कितने ऑक्टेट का मैसेज उसने सेंड किया है। इसके बाद आपका आता है सोर्स इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स नंबर 1 से आई है। इसके बाद वी डिफाइन दैट what fraction of this has been lost. इसके अलावा we'll talk about cumulative number of packets lost. Then we discuss about इसमें सीक्वेंस नंबर कौन कौन से रिसीव हुए हैं कौन कौन से नहीं हुए। ठीक है, और इसके अलावा we talk about the interval कि सीक्वेंस नंबर 1 और 2 के बीच में हमें कितना इंटरवल लग रहा है, कितना टाइम इंटरवल आ रहा है। इज़ इट द सिग्निफिकेंट एनफ टू शो रियल टाइम स्ट्रीम और वी कैन हैव टू वेट। 5 मिनट की वीडियो दिखाने के लिए हमें 15 मिनट तो नहीं लगेगा, उस हिसाब से फिर हम वीडियो की क्वालिटी डल करके स्ट्रीम को फास्ट कर सकते हैं। देन कम्स delay since last signal, and then comes your second block. So second block जो आपका होगा that is everything that is another block of the similar kind. Now let's understand about RTP analysis. We require one tool called Ethereal that can be used to basically check the RTP. इसमें हमें एनालिसिस में करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है Ethereal ओपन कर रहे हैं एंड वी हैव टू चेक फॉर अ सोर्स दैट इज़ गिविंग अस RTP कनेक्शन। ठीक है, उस RTP कनेक्शन वाले सोर्स में हम जो है एज अ डेस्टिनेशन वर्क करेंगे एंड विल गेट कनेक्टेड टू दैट सोर्स। जो भी डेटा आया वो Ethereal के हेल्प से हमने डिकोड किया और उसको हम CSV फाइल में सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद you will get the information into a text file, and that text can be read by any spreadsheet application. So आप spreadsheet application पे उसको open कीजिए और spreadsheet application के help से आप identify कर लीजिए कि इसके different कौन कौन से components हैं जो कि आपको available हुए हैं. If we look at this, here you see, with the help of Ethereal we have got some payload type and some messages coming from some specific server. Okay, for example, in our network you can see there is one server 199.18.183.10, and that is transferring some H263 payload. So you can see each of the payload. If you select any of the payload, you can expand it. Instead of Ethereal you can use Wireshark also. That is not essential that you have to go for Ethereal, you can go for Wireshark also. Now if you look onto the audio stream and the video stream, you can find here that what's the source identity and what's the size of the data and what type of protocol is being used. ठीक है, जैसे IT-UT की H263 यूज़ हुई है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो. IT-UT की G722 यूज़ हुई है, दैट मीन्स इट इज़ अ ऑडियो. Okay, so in this way we can identify that whether it is a audio stream, it is a video stream, or it is some kind of textual data. Now in some cases you will find that there is a marker with the name set. So here whenever it is set, you can identify that this one is a kind of error. Okay, this packet has gone lost. ठीक है. If you just put the same data into a CSV file, then CSV फाइल में आने के बाद वो डेटा आपको इस तरीके से कुछ दिखता है. पैकेट नंबर, सीक्वेंस, then delay, then jitter, marker, status, then date, then length. So in this way you can identify different components of that. अगर आप इस एनालिसिस को ग्राफिक्स के तौर पे ग्राफिकली अगर देखना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस CSV फाइल. Like how much data has, how much packets has been lost, or what type of data is sent for again and again, कितनी बार भेजा गया है, एक ही डेटा कई बार आया हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वाला मैसेज आपका बार बार आ रहा है. ठीक है. So you can identify these things also with the help of this Ethereal. That's all for this part. In next part of the session we'll discuss about different type of VoIP systems, and we'll take example of that. That's all for now. Thank you.